आज हम बात करेंगे MCQs पे और ये MCQs रिलेटेड होंगे NPO पे। ओके, तो ठीक है, आपके सामने आने जा रहे हैं NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम ये जानते हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता और समाज का भलाई करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना जिनका मेन मोटो होता है, होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अपने मतलब क्वेश्चनों से मतलब है, सबसे पहले है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो NPO बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई ये परचेज सेल तो कुछ करते नहीं है, तो परचेज सेल करेंगे नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? तो ये लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, फिर कहूँगा, आप क्वेश्चन आए फॉर अ सेकेंड आप पॉज कर लीजिए और अपना आंसर सोच लीजिए और फिर मैं जो अपना आंसर बताऊं उससे आप मिला लीजिए। आपका हाथों हाथ तैयार होता रहेगा। अभी चूंकि ये NPO सीरीज़ का पहला है लेक्चर, तो इजी क्वेश्चन आएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस को मैं बढ़ाता जाऊंगा, टफ लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, बैलेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। वेल, क्वेश्चन से समझ में आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिखाया जाता है। शोज़ बोलना चाहिए था इसको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज़ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ए क्या बोल रहा है कि ये लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को दिखाता है, तो ये काम ट्रायल बैलेंस करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को काम दिखाने का काम आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट करता है। असेट और लायबिलिटीज रिफ्लेक्ट होते हैं बैलेंस शीट में। तो कैश रिसिप्ट, कैश जो आया, एंड कैश पेमेंट ये शो करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, लड्डू सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब शोन। सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिला है, और मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कहूँगा, जैसे ही क्वेश्चन आए ना, आप पहले ऑप्शंस मत पढ़िए। आप पहले जो क्वेश्चन है उसके बेस पे उसका आंसर सोचिए। मान लो इसे वन लाइनर क्वेश्चन मानो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, और फिर जो सूटेबल आंसर है वो देखो। ऑप्शंस कब देखने चाहिए? जब आपको नहीं समझ में आता है कि इस एक लाइन का क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो फिर आप ऑप्शन देखो और लाइन बिठाने की कोशिश करो। अब जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो मैं क्या सोचता हूँ, अगर हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो ये रिसिप्ट में जाएगा और ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। आई नो दैट कि रिसिप्ट में जाएगा और लायबिलिटी साइड में जाएगा और ये अपना इनकम साइड में नहीं जाएगा। अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, ये कह रहा है कि ये बात इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर जाएगी, नहीं जाएगी। ये असेट साइड में जाएगा, नहीं जाएगा। ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, हाँ सही है। अब एक गलती और करते हैं अपन MCQ लगाते थे, जैसे C पढ़ा और C को आंसर कर दिया। हो सकता है D आंसर जो अभी पढ़ा नहीं है वो मच बेटर आंसर हो या मच कॉम्प्रीहेंसिव हो, और फोर्थ में बाय द वे लिखा है इन द पेमेंट साइड, तो ये गलती हो गया। तो इसका आंसर C आएगा कि सब्सक्रिप्शन जो हम एडवांस में रिसीव करते हैं वो होता है लायबिलिटी साइड में। हालांकि ये अधूरा आंसर है, गिवन ऑप्शन में तो C सही है। बाकी इसको बोलना चाहिए था कि जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिलता है पहले वो रिसीप्ट साइड में जाता है और रिसीप्ट साइड में जाने के बाद फर्दर वो लायबिलिटी साइड में जाता है। ओके, होप आपको समझ आ रही है मेरी बातें। चलिए ठीक है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपके सामने, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पज इज अ। वेल, हमें पता है डोनेशन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। तो एक ऐसी डोनेशन जिसका एक खास मकसद हो, एक खास पर्पज़ हो, वो स्पेशल डोनेशन होती है, स्पेसिफिक डोनेशन होती है। और ऑप्शन क्या है? वो लायबिलिटी है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, नन ऑफ दीज है। तो अब A और C में लड़ाई है। वैसे A ऑप्शन भी बन सकता है इसका और C ऑप्शन भी बनेगा, बट जब दो सही में लड़ाई होती है तो ज़्यादा सही को चुनना चाहिए। ये जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में तैयारी करेंगे तो आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि अगर कभी कभी सही और ज़्यादा सही में लड़ाई हो जाती है तो ज़्यादा सही। तो डोनेशन रिसीव्ड इज़ द कैपिटल रिसिप्ट, ये 100% सही है। लायबिलिटी मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल मैटर है, बट कैपिटल रिसिप्ट इज़ अ परफेक्ट आंसर, तो C इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जहाँ पे कैश आता है और कैश जाता है तो क्या ये नॉमिनल अकाउंट है या क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये पर्सनल अकाउंट है? तो चूंकि इसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो ये पर्सनल अकाउंट हो नहीं सकता। चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता, तो ये नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है, तो इसका आपका आंसर रियल अकाउंट आएगा। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं
कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश बुक के बारे में बात करते हैं, कैश के बारे में बात करते हैं, कैश इज़ अ रियल थिंग, तो ये रियल असेट है। ओके, और एक बात और है कि अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरी क्वेश्चंस को मिला के पढ़ेंगे तो एक होलिस्टिक और बढ़िया पिक्चर सामने आपके आती है। तो थ्योरी क्वेश्चंस MCQs हुए, वन लाइनर्स हुए, डिफरेंस बिटवीन टू आइटम्स, वो क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज़, इनकम एक्सपेंडिचर बताता है कैश इन हैंड को, सरप्लस और डेफिशिएंसी को, कैपिटल अकाउंट को, नन ऑफ दीज। तो उसका आंसर बड़ा आसान है, बी, सरप्लस और डेफिशिएंसी को। वेल, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंस से तो सरप्लस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे इनकम से तो डेफिशिएंसी या डेफिसिट वो बोलते हैं, डेफिसिट घाटा हो जाएगा। बट इसका आंसर बी है, ये बात श्योर है, सरप्लस और डेफिशिएंसी। और अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। अगर सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया तो ये क्या है, लाइब्रेरी है, क्योंकि बिना कमाए एडवांस मिल गया। कि सर क्या है ये मामला? जैसे हमारे मेंबर्स होते हैं, हमारे NPO में, NGO में मेंबर्स होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा देते हैं। अगर मान लो कोई बंदा अगले साल का चंदा भी दे देता है या उससे भी अगले साल का चंदा दे देता है तो वो हमारे लाइब्रेरी साइड में शो होगा। तो इसका आंसर सी, लाइब्रेरी आएगा। चलिए, वेल, अगला क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ देयर इज़ अ मैच फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड मैच इनकम्स आर ट्रांसफर्ड टू। वेल, अगर आपके पास कोई फंड होता है तो इनकम उसी में जुड़ेगी, एक्सपेंस उसी में से कटेगा। इसे मैं बात यूँ शुरू करता हूँ कि वैसे कोई एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंडिचर साइड में जाता है, कोई इनकम होती है तो इनकम साइड में जाती है। लेकिन इफ़ यू हैव अ फंड, अगर आपके पास किसी चीज़ का फंड है तो वहाँ पे फिर फंड अकाउंटिंग होती है। और फंड अकाउंटिंग में क्या होता है कि स्पेसिफिक इनकम उसी फंड में जुड़ेगी और स्पेसिफिक एक्सपेंस उसी फंड में से लेस होगा। तो मैं और बोलता हूँ, अगर मैच फंड है, अगर आपके पास मैच फंड है तो मैचेस ऑर्गेनाइज करने पे जो इनकम आएगी, मान लो कोई टिकट फीस है या कुछ भी इनकम आएगी, तो वो मैच फंड में ही ऐड होगी। सपोज़ करो मैच फंड का पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया तो जो इंटरेस्ट आएगा वो भी मैच फंड में जुड़ेगा और जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपके मैच फंड में से ही लेस होंगे। जब तक फंड अवेलेबिलिटी है तब तक मैच फंड में से ही लेस होंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मतलब इसमें आप MCQ को यूँ भी लिया कीजिए बेटा कि अगर आपका कोई एरिया है जो कवर नहीं हुआ हो तो MCQ से आपको ध्यान आ जाना चाहिए। जैसे अभी आप ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, दो चीज़ें होंगी, या तो आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। वेल, अगर नहीं आ रहा ना तो ये आपका वो एरिया है जो कमज़ोर एरिया है, तो आपने जाना है, बुक खोलनी है, फिर इसके 2-4 क्वेश्चन लगाने हैं जब तक ये आपके अंदर तक ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई होती है। तो इस तरह से कहते हैं भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैक्सिमम परफेक्ट। तो खाली प्रैक्टिस करने से परफेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस करने पे जो अपना वीक एरिया है वो जब आइडेंटिफाई होता है तो उस पर मेहनत करने से वो परफेक्ट होता है। होप आप बातें समझते हैं। फाइनली आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर मैच फंड है तो मैच एक्सपेंस और मैच इनकम का क्या करोगे? इनकम एक्सपेंडिचर नो, असेट साइड नो, लाइबिलिटी साइड नो, बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टू बैलेंस शीट। वेल, ये जो गिवन ऑप्शन है उस हिसाब से तो फिर इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो मैच फंड होगा उसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, यानी मैचेस करवाना हमारी लाइबिलिटी है। इस तरह से इसका आंसर सी आएगा। गिवन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सी आएगा। और ये कुछ बातें आपको बताएगा। हिंट, इन सच अ केस देयर विल बी अ मैच फंड इन लाइबिलिटीज इफ एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस फंड विल बी एडेड इन दिस फंड इटसेल्फ और एनी एक्सपेंसेस रिगार्डिंग मैचेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबव फंड। इनकम भी इधर, खर्चा भी इधर, फंड अकाउंटिंग स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंटिंग होती है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज, जनरली ये क्या दिखाता है? इसका आंसर ए है, सिंपल, ए डेबिट बैलेंस। क्योंकि जनरली जो रिसिप्ट होती है वो पेमेंट से ज़्यादा होती है। जैसे 50,000 रिसिप्ट है, 40,000 पेमेंट है, तो 10,000 रुपये बैलेंस है। और वो कैसा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। वर्स्ट से वर्स्ट या बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि 50,000 रिसिप्ट है, 50,000 ही पेमेंट है एंड यू हैव अ जीरो बैलेंस, बट यू कांट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो इसका क्रेडिट बैलेंस आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ए आएगा। डेबिट बैलेंस होता है जनरली। ये इसका रीज़न बताता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, पेमेंट कांट एक्सीड रिसिप्ट्स। पेमेंट ज़्यादा नहीं हो सकते, जो आया ही नहीं वो जा कैसे सकता है। और वी कैन से रिसिप्ट विल बी ऑलवेज हायर और इक्वल देन पेमेंट, सो दिस अकाउंट जनरली शोज डेबिट बैलेंस और नो बैलेंस एट ऑल। ठीक है, क्रेडिट नहीं हो सकता। चलिए
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर ओनली, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। ठीक है, तीसरा और चौथा ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हैं इन्होंने। खैर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाता है ए, ओनली रेवेन्यू आइटम। मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, जो इनकम इस साल की है, करंट ईयर की है, जो इनकम रेवेन्यू नेचर की है वही इनकम साइड में जाती है। एक्सपेंडिचर भी जो करंट ईयर का है और कहें कि रेवेन्यू नेचर का है वही जाता है। बी ऑप्शन में क्या खराबी है, कैपिटल नेचर, तो भारी भरकम आइटम्स इसके अंदर नहीं जाती। रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ कवर्स, नो। कैपिटल नेचर के लिए तो नो है साहब। कैपिटल नेचर यानी जो कभी कभी होता है ना, ऐसे ट्रांजेक्शन जो नॉन फ्रीक्वेंट होते हैं, इरेगुलर इन नेचर होते हैं, कभी कभार होते हैं। जैसे मैं और सिंपल बताता हूँ, रिपेयर कराना एज अ रेवेन्यू आइटम एंड कार खरीदना, बिल्डिंग खरीदना एज अ कैपिटल आइटम। तो रेवेन्यू आइटम कवर होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आंसर है ए। एक और बात है, कैपिटल नेचर आइटम्स आर नॉट कवर्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थोड़ा और समझाएगा ये। कैपिटल रिसिप्ट जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस है, वो वंस इन अ लाइफ मिलता है। स्पेशल डोनेशन है, वो कभी कभी मिलता है, तो ये इनकम साइड में नहीं जाएंगे, ये लाइबिलिटी साइड में जाते हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि कैपिटल नेचर कवर नहीं होते उससे। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज जैसे आप फिक्स एसेट परचेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपका असेट साइड में जाया करेगा। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो अभी आया था आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा, सरप्लस और डेफिशिएंसी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इन्होंने बताया कि एक्सेस ऑफ इनकम, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो ये सिचुएशन सरप्लस कहलाएगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ये सिचुएशन डेफिसिट कहलाएगी। अपने को बाद में पता है कि सरप्लस जो होगा वो कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाएगा और जो डेफिसिट होगा वो कैपिटल फंड में से लेस कर दिया जाएगा। बाय द वे मैंने एनपीओ पे वीडियोस बना रखे हैं, तो अगर आपको पूरा एक होलिस्टिक क्वेश्चन देखना हो तो देखना चाहिए। इवन मैं मानता हूँ कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं और मान लीजिए वहाँ MCQs आ रहे हैं, तो केवल MCQs प्रिपेयर करते हैं। आप एक पूरा क्वेश्चन लगाना सीखिए। MCQ तो क्या है, आपको एक टेस्ट करने का ज़रिया है जिससे वो ये देखते हैं कि आप लोग पढ़ा सकते हैं या नहीं सकते। MCQ बहुत स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन आपको एक डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। एक डिटेल्ड क्वेश्चन लगभग 50 MCQs के बराबर होता है अगर आप एक डिटेल्ड क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपको करना चाहिए। सही समझ तो वहीं से डेवलप होती है। आगे और है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस। अगर डोनेशन किसी खास मकसद से मिला हो तो शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नो। शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, क्वाइट राइट। शुड बी शोन इन द असेट साइड, नो। शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा कि अगर डोनेशन किसी खास मकसद से मिला है तो आप एक स्पेशल अकाउंट ओपन कीजिए और स्पेशल अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसे बैलेंस शीट में दिखाइए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाइएगा। तो उन्होंने कहा यस, इसका आंसर बी होगा, इसे एक सेपरेट अकाउंट में दिखा देना चाहिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। चलिए, वेल नेक्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज। अब आप देखिए, कभी भी एक तो लाइन होती है डोनेशन रिसीव्ड और एक होती है लाइन डोनेशन रिसीव्ड फॉर डैश डैश डैश। मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। डोनेशन रिसीव्ड फॉर वाटर कूलर, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन, डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैचेस, डोनेशन रिसीव्ड फॉर गवर्नर्स पार्टी एंड न्यूमरस। जब भी डोनेशन रिसीव के साथ कुछ आ जाता है ना आगे, डोनेशन रिसीव्ड फॉर दैट पर्पज़, तो वो आपका स्पेशल डोनेशन हो जाता है। तो इसीलिए आपको अभी जो पैसा मिला है लोगों से वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए मिला है, तो इसका पैसा आप एनुअल फंक्शन में ही यूटिलाइज करेंगे। तो ये क्या है जी, ए आइटम है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसे आप लाइब्रेरी की तरह मानिए। अब एनुअल फंक्शन कराना आपकी ड्यूटी है, जो भी एक्सपेंस होगा वो आप उसी में से लेस करना। इसी को मैं फंड अकाउंटिंग बोल रहा था। ठीक है बेटा जी, चलिए हो गया है। कहता है सिंस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, जैसे एनुअल फंक्शन, तो फिर ये लाइब्रेरी साइड में जाएगा। ठीक है, चलिए 6-7 क्वेश्चन और हैं। सॉरी, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, ये समरी है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर की, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट की, एक्सपेंस इनकम की, असेट लाइब्रेरीज की। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात बताऊं कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं या नहीं। जैसे क्वेश्चन देखते ही अगर आपको लगा ना यार ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, तो आप समझो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चला। कम से कम आज अभी 10 मिनट पहले देखा और 10 मिनट बाद ही पता नहीं चला,
तो इसका मतलब है कि अभी आप में थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो किसकी समरी बताता है? कैश रिसिप्ट और पेमेंट की। एक और बात समझ लीजिए, एक होती है कैश बुक जो हम 11th क्लास में सीखते हैं। कैश बुक में हम डेली ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जितनी बार होते हैं उतनी बार लिखते हैं। जैसे हमें सब्सक्रिप्शन साल के 365 दिन मिलता है, तो हम 365 डेज़ 365 के दिन कैश बुक में एंट्री करेंगे। लेकिन जब रिसिप्ट में एंट्री करेंगे ना, तो केवल एक ही बार लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन इतना अमाउंट, जितना भी अमाउंट है, बड़ा छोटा जो भी अमाउंट है। कहने का मतलब है उसमें चीज़ों को बार बार नहीं लिखाया जाता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल एक पन्ने में बन जाता है, एक पेज पे तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म है, कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म है, ये बात आप याद रखना। एंड जो आपका डेबिट साइड है वो कैश रिसिप्ट को कवर करता है। कैश रिसिप्ट मतलब बैंक रिसिप्ट भी होता है, और जो क्रेडिट साइड होता है वो आपका क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड को कवर करता है। चलिए, इफ़ अ जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अ स्कूल, द डोनेशन इज ट्रीटेड एज। ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। बेसिकली डोनेशन तो जनरल डोनेशन है, लेकिन अमाउंट बड़ा ह्यूज है। जैसे मान लीजिए कि जनरली हमें पूरे साल में 5-7 लाख रुपए चंदा मिलता है, और आपको मान लो किसी एनोनिमस डोनर ने, कोई अज्ञात आदमी ने आपको 15 लाख रुपए डोनेट कर दिया, 25 लाख रुपए डोनेट कर दिए। कोई पर्पस भी नहीं बताया व्हाई ही इज़ डोनेटिंग सो मच ऑफ अमाउंट, पर आपको 25 लाख रुपए एक साथ मिल गया। तो फिर ऐसा रोज रोज तो नहीं होता, ऐसा कभी कभी होता है। तो जो कभी कभी होने वाले आइटम्स है ना, उनको कैपिटल आइटम्स बोलते हैं। तो इसका नेचर क्या रहेगा? कैपिटल नेचर रहेगा। तो इसका बेटा आंसर ए नहीं लगेगा, बी लगेगा। कि अगर जनरल डोनेशन है, कोई पर्पस स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है ना वो बहुत ही इरेगुलर काइंड है या इनफ्रीक्वेंट है, तो इसका आंसर बी रहेगा, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। सिंस अमाउंट इज ह्यूज, सो इट कैन नॉट बी फ्रीक्वेंट, कैन नॉट बी रेगुलर और रैकरिंग इन नेचर, so hence it is not of revenue nature and it is of capital nature, that is it is of capital nature। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या रियल नॉमिनल बोथ? नहीं, ये इसका आंसर सी आ जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें बताता है कि सरप्लस कितना हुआ, या समझो प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस बताने वाले अकाउंट हैं, या इन सरप्लस और डेफिसिट बताने वाले अकाउंट हैं, वो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। वेल, पहली बात तो आप समझिए कि क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब, या क्रेडिट साइड बैलेंस का क्या मतलब। अगर आपकी क्रेडिट की जोड़ ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस या क्रेडिट साइड बैलेंस, और अगर आपकी डेबिट की जोड़ ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं डेबिट साइड बैलेंस। अब आप दिमाग में एक इमेज बनाइए कि आपका इनकम एक्सपेंडिचर है, CR साइड में इनकम है 5 लाख, और DR साइड में एक्सपेंडिचर है 4 लाख, तो आपका क्रेडिट साइड जीत गया। तो ये क्या बताता है? सरप्लस को। दिस सिचुएशन शोज सरप्लस। तो ऑप्शन है एक्सेस ऑफ रिसिप्ट ओवर पेमेंट्स नहीं, एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर रिसिप्ट नहीं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम नहीं, डी आंसर सही है इसका। कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड भारी है, आप कह सकते हैं कि सर क्रेडिट साइड भारी है, ये कहाँ लिखा है? ऊपर जो लिखा है ना क्रेडिट साइड बैलेंस, इसका मतलब है क्रेडिट साइड भारी है, तो इसका आंसर डी लगेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसे सरप्लस कह सकते हैं शॉर्ट में। 3 क्वेश्चन और रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट? इसमें से क्या कैपिटल रिसिप्ट है? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कभी कभी मिलता है, अब जैसे अगेन क्या गलती कर सकता है बच्चा? ए लिख दे आंसर। ए नहीं हो सकता है, वो बी और सी भी ऑप्शन ऐसा ही देगा और फिर ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाए। तो आप ऑप्शंस देख लिया करो एकदम से कम ए बी पे तो टिक किया ही मत करो, ए बी सी तक पे। तो कौन सी आइटम कैपिटल रिसिप्ट है? तो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कैपिटल रिसिप्ट है, डोनेशन नॉर्मल आइटम है, सब्सक्रिप्शन नॉर्मल आइटम है, इंटरेस्ट नॉर्मल आइटम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यूँ भी पूछा जा सकता है कभी कभी, चूज़ ऑड वन आउट, मतलब इसमें से जो अलग हो उसे अलग कर दो। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि बी सी डी ये तो तीनों रेगुलर काइंड ऑफ इनकम है, रेवेन्यू नेचर है, इनकम साइड से कवर होते हैं, और लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ही इसमें अलग है क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है। इट इज़ रिसीव्ड वंस इन अ लाइफ फ्रॉम अ मेंबर, ठीक है। ओके, if a general donation of smaller amount is received by a school, that donation will be shown in। कहता है जनरल डोनेशन है और अमाउंट भी छोटा है, अगर वो इसको स्कूल को मिलता है तो क्या वो लाइफ साइड में जाएगा? नहीं। क्या वो असेट साइड में जाएगा? नहीं। क्या वो DR साइड में जाएगा? ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट,
हाँ। और क्या वो सी आर साइड में जाएगा? नहीं। इसका आंसर सी होगा। देखिए ये थोड़ा घुमा रहा है क्वेश्चन, जैसे कोई स्टूडेंट इसको ये सोचे कि बड़ा अमाउंट मिले तो ये छोटा। जहाँ तक पैसा मिलने की बात है, मैं अगर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करूँ, जहाँ तक डोनेशन मिलने की बात है तो वो रिसिप्ट साइड में जाएगा, चाहे अमाउंट छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसके बाद ये अलग बात है कि अगर छोटा अमाउंट मिलेगा तो उसे हम इनकम मान लेंगे और बड़ा अमाउंट मिलेगा तो उसे हम लाइव साइड में दिखा देंगे। लेकिन प्राइमा फेसी पहली नज़र में तो ये मामला रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही जाएगा। नोट वेदर स्मॉल और बिग ऑल कैश और बैंक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द रिसीप्ट साइड। तो आप क्वेश्चन को पहले से आप मत सोचिए कि ये पूछेगा, हो सकता है कि वो उसी क्वेश्चन में कुछ और पूछ ले। लास्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज़ नॉट शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ। ये कह रहा है कि एनपीओ इसमें से किसे नहीं दिखाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिलेगा तो ये रिसिप्ट में तो आएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू अगर बाकी है तो नहीं आएगा। अगर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया तो वो भी रिसिप्ट साइड में आएगा। और ये सारे के सारे रिसिप्ट में, तो ये ऑल ऑफ द अबव गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन बाकी है हमें अगर मेंबर से नहीं मिल पाया, मिलेगा, तो ये आज के दिन रिसिप्ट साइड में नहीं जाएगा। क्वेश्चन में देख लिया करो, कहीं नॉट लगा हुआ होता है तो बहुत ध्यान से देखा करो उस क्वेश्चन का। तो कुल मिला के आंसर किस बात का है? ये आंसर कि सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसिप्ट साइड में नहीं जाएगा। इसके बहुत सारे नाम हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये सब अमाउंट हमें नहीं मिले हैं, दे आर येट टू बी रिसीव्ड, इनको रिसीव होना है। तो जब तक मिल नहीं जाते तब तक ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएंगे। चलिए जी।